हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोवर क्लासेज में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अपने देश प्यारे भारत के बारे में होने वाला है। हम भारत का एक संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें यह समझ लेंगे कि भारत के और कितने नाम हैं, भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और उसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान रखता है, भारत की जनसंख्या कितनी है। उसके बाद हम मानक समय रेखा देख लेंगे कि मानक समय रेखा भारत की किन किन राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं उनको हम बखूबी याद कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से भी देख लेंगे। उसके बाद प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, किन किन राज्यों में हैं उनको देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गीत कब अपनाई गई थी, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय वाक्य क्या है, राष्ट्रीय लिपि क्या है और राजभाषा क्या है, इसको भी देखेंगे। इसके बाद जो विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देख लेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने प्रोवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत को एक नजर में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है और इसका अन्य नाम जान लेते हैं कि अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो अन्य नाम की बात आएगी तो इसके अन्य नाम भी हैं। पहला नाम अन्य नाम में आर्यवर्त है, जम्बूद्वीप है, भारतवर्ष भी कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है, इंडिया कहा जाता है। यानी कि 5 नाम कुल मिला के भारत को मिला दिया जाए तो 6 नामों से लगभग पुकारा जाता है इसको। पहला क्या है, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, 5 नाम हो गए और भारत एक है, यानी कि 6 नाम हो गए। भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगर मैप में आप देख पाए तो यहीं पे है नई दिल्ली, यहाँ पे यहीं पे यहाँ पे है नई दिल्ली। चलिए, ये तो हो गया एक भारत का परिचय। फिर आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यह कह रहा है कि भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, भारत की स्थिति देखिए यही है, भारत को देख पा रहे होंगे, पृथ्वी गोल है। तो यह कह रहा है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तर पूर्वी, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर देखा जाए इस तरह से मैप का, तो ऊपर यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, यह है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ यानी उत्तर होता है, नीचे हो जाता है आपका दक्षिण, इधर होगा आपका पूर्व और इधर होगा आपका पश्चिम, इधर आपका पश्चिम होगा, पश्चिम। तो इधर पश्चिम होगा, इधर पूर्व होगा। तो ये जैसा कि अगर आप 20 से इसे डिवाइड कर दें, 20 से आप जैसे डिवाइड कर पाते हैं हम करेंगे इसको। देखिए 20 से इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो जैसा कि ऊपर उत्तर होगा, इधर पूर्व होगा, इधर क्या होगा उत्तर, इधर होगा आपका पूर्व। तो इधर पूर्व होगा तो यह क्या हुआ, ये उत्तर में आता है और पूर्व में आता है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। फिर इसके बाद यह देख लेते हैं कि इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि अक्षांश किसे कहेंगे और देशांतर किसे कहेंगे। पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखाएं खींची गई है इस सुविधा के अनुसार कि हमें किसी देश की अवस्थिति पता चले और स्थिति कहाँ है वो पता चले। तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं और देख पाएंगे। जैसे कि यह देखिए यहाँ पे डिवाइड करके लिखा गया है, यहाँ से जैसे 20 से रेखा खींच दिया जाए तो यह काल्पनिक रेखा है जिसे 0 माना गया है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ जो गुजरती है इसे हम क्या कहेंगे, ऊपर से नीचे वाली को हम कहते हैं जो जैसे यह वाली जो रेखाएं ऊपर से नीचे ऐसे खींची जा रही है, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहेंगे। और फिर उसके बाद जो दूसरी रेखाएं ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे गुजरेगी, इसे हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं कहेंगे। यह स्पष्ट हो गया कि ये जो ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर से नीचे आएगी वो होगी आपकी देशांतर रेखाएं
और जो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि ऊपर से जो नीचे आ रही है इस तरीके की जो रेखाएं खींची गई ऊपर से नीचे की, यह कौन सी रेखाएं? यह है देशांतर रेखाएं। और जो इधर से खींची गई है इस तरह से, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही हैं, ये हो जाती है आपकी अक्षांश रेखाएं। इस तरह से खींची जाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं। तो यह स्पष्ट हो गया। तो देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति क्या है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे भारत की अवस्थिति है 8:04 उत्तरी अक्षांश से 37:06 उत्तरी अक्षांश। यानी जबकि आप जान रहे हैं कि भारत उत्तर में ही है, तो यानी कि यहाँ से ये रेखा खींची गई, तो ये रेखा अगर इधर से खींची गई यहाँ से, तो यहाँ से इसकी अवस्थिति और यहाँ तक है, तो यह हो जाता है कि 8:04 उत्तरी अक्षांश से, यहाँ से लेकिन अक्षांश से रेखा उत्तरी अक्षांश से 37:06, यानी यहाँ पे आएगा 37:06 उत्तरी अक्षांश। फिर देशांतर की बात करें तो देशांतर कहां से कहां तक आ रहा है, तो देशांतर को समझ लेते हैं कि देशांतर कहां से कहां तक आ रहा है। देशांतर की बात करेंगे तो देशांतर यहाँ जैसे इधर से ये आ रहा है, मतलब भारत को इसे टच करते हुए, फिर इधर से, तो इस तरह से देशांतर को समझ पाएंगे। तो देशांतर क्या है? देशांतर 68:07 पूर्वी से 97:25 पूर्वी देशांतर पे अवस्थित है। यानी यह जो भारत की अवस्थिति है इसी के मध्य स्थित है। यह अक्षांशीय विस्तार हो गया और देशांतरी विस्तार हो गया। इसको हम इस मैप के माध्यम से समझ पाए। चलिए हम आगे देख लेते हैं भारत के बारे में और भी। मानक समय रेखा की बात करते हैं। मानक समय रेखा वह रेखा होती है कि जिससे पूरे देश की, मतलब भारत की मानक समय रेखा है, तो पूरे देश की एक ऐसे टाइमलाइन सेट किया जाए ताकि पूरे देश में एक ऐसा समय बनाया जा सके जिससे कि पूरे देश में कोई भी कार्य करने में असुविधा न हो। तो इसलिए बीचों बीच में बना दिया गया, ये देख रहे होंगे आप, ये लाइन बीचों बीच में बना दिया गया कि यहाँ की जो टाइम होगी उसे हम मानक समय रेखा मान लेंगे और उसी टाइम को हम पूरे देश के समय मानेंगे। अगर इसको देखा जाए तो ग्रीनविच यानी कि जो विश्व की मानक रेखा समय रेखा है उससे 5.5 घंटा आगे भारत की समय है। ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो इस तरह से इसको जान लेंगे। तो यह क्या है? 82.5 डिग्री यानी 82:30 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, जो कि इलाहाबाद के समीप नैनी से गुजरती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये नैनी के करीब से ये रेखा गुजरती है। और ये क्या होता है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ऊपर से आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें सबसे पहले गुजरेगी उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद जाएगी मध्य प्रदेश में, फिर उड़ीसा हो जाता है, और देखिए उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आपकी हो जाएगा उड़ीसा और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करते हैं। ट्रिक अगर देखें तो इसका हो जाएगा आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छाता से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऊपर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उड़ा से हो जाएगा उड़ीसा। यानी कि 5 राज्यों से यह मानक समय रेखा गुजरती है। तो इसको समझ लेंगे 5 राज्यों से गुजरती है। यह याद भी हो चुका होगा, मैप में देख भी लिए हैं आप, जैसा कि मैप में आप देख पा रहे होंगे। मैप में देखिए, यहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा। इसके बाद इसका विस्तार समझ लेते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई पूछा जाए, यानी कि ये हो गया उत्तर से दक्षिण यानी नीचे तक, इसकी लंबाई कहा जाए तो यह 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम यहाँ से यहाँ तक की अगर ये वाली और यहाँ से यहाँ तक की अगर चौड़ाई पूछा जाए तो 2933 किलोमीटर है। और इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। यह बस जानने की बात है। जलीय सीमा की बात करें जाए तो यह स्थलीय सीमा क्या है? जहाँ पे स्थल है। जलीय सीमा का मतलब जहाँ पे जल, देखिए जल है, तो ये जलीय सीमा इसकी है 7,516.6 किलोमीटर।
और भारत की जलवायु की बात करा जाए तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है। यहाँ मानसून हमेशा बदलता रहता है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु। और क्षेत्रफल की बात करा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत का पूरा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इस क्षेत्र को कहा जाए कि यह विश्व का कितना प्रतिशत है, तो यह क्षेत्र है 2.4%। अगर कहा जाए कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत भाग ऑक्युपाई करता है भारत, तो ये 2.4%। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो ये 7वां स्थान है भारत का। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में पहले पे कौन सा है? पूरे विश्व में पहला रूस है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहला देश अगर पहले पे आता है तो ये रूस है। फिर आपका हो जाएगा कनाडा, फिर आपका हो जाएगा चाइना यानी चीन, फिर आपका हो जाता है अमेरिका, फिर आपका हो जाएगा ब्राजील, फिर आएगा आपका कितना होगा 1 2 3 4 5, फिर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा भारत। यानी भारत क्षेत्रफल के स्थान पे अगर क्षेत्रफल के आधार पे अगर कहा जाए तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पे। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि विश्व की जनसंख्या के आधार पे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसमें भारत कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो जनसंख्या की बात करें तो विश्व की जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का, यानी कि यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। 121 करोड़ की जनसंख्या को इसमें दिखाया गया है और यह जो जनसंख्या पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.5%। इसके बाद हम देख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत का स्थान होगा दूसरा स्थान। भारत दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे कौन होगा? चीन। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे पे आपका हो जाएगा भारत। फिर इसके बाद पुरुष की जनसंख्या देख लिया जाए कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है। तो पुरुष की जनसंख्या ये है 62 करोड़ और महिला की जनसंख्या देखा जाए तो 58 करोड़। और ग्रामीण जनसंख्या की बात करा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़ है, जो कि 68.8% है। सारी जनसंख्या कम है भारत में, जो कि 37.71 करोड़ है, जो कि 31.2% होती है। 10 की जनसंख्या वृद्धि की बात करा जाए तो 17.7% है, जो कि 2010 से 2011 की ये बताई गई है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो कितने प्रतिशत है? 17.7%। लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात बार बार पूछा जाता है, प्रश्न बनाया जाता है लिंगानुपात से, तो यह होगा 943 प्रति 1000 पुरुषों पे, यानी कि 943 महिला हैं 1000 पुरुषों पे भारत में। इसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात करा जाए, जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में कितने पुरुष रह रहे हैं या कितनी महिलाएं या कितनी आबादी रह रही है। तो अगर जैसे कि 1 किलोमीटर की बात करा जाए, 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ऐसी जनसंख्या है। तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग इस तरह से रह रहे हैं, तो जितने लोग बसे हैं, अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की बात करते हैं तो भारत में 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर में, यानी 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। तो इस तरीके का अगर क्षेत्र बनाया जाए 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो इस तरीके के क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं। और इसकी साक्षरता दर कहा जाए, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है, तो पुरुष की साक्षरता दर है 74.4% भारत में। फिर इसके बाद आ जाता है कि भारत में राज्य कितने हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में कितने राज्य हैं। भारत में कुल जो राज्य हैं, कुल राज्यों की संख्या है 28। फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात करा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 है।
केंद्र शासित प्रदेश की बात करा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल में ही बनाए गए, लद्दाख बनाया गया। फिर इसके बाद आपका बन गया है, पहले लद्दाख बनाया गया, फिर आपका बना जम्मू कश्मीर, फिर इसके बाद आपका हो जाता है चंडीगढ़, जो हरियाणा की भी राजधानी है, पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़, वो हो जाता है। फिर आपकी दिल्ली हो जाती है। दिल्ली के बाद आपका हो जाता है दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया है एक ही में, ये हो जाता है। फिर इसके बाद आपका हो जाता है लक्षद्वीप। फिर आप इधर देखेंगे, फिर इधर आ जाएगा पांडिचेरी के बाद आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरह से आपका हो जाता है 8, 1, 2, फिर इसके बाद ये हो जाता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो भारत की ज्यामितीय आकृति की बात कर रहा है, तो भारत की ज्यामितीय आकृति क्या है? राजा भारत की ज्यामितीय आकृति क्या है, मतलब इसकी आकृति की बात करें भारत की ज्यामितीय आकृति की बात करें तो ये चतुष्फलकी है, यानी चतुष्कोणीय है। इस तरह से जैसे आप बनाएंगे तो एक चतुर्भुज की तरह बन जाएगा भारत। तो यानी कि इसमें 4 भुजाएं बनेंगी, जैसे ये हो गया 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और 4 भुजा। तो इस तरह से भारत की आकृति की बात करें तो भारत की आकृति, ज्यामितीय आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र विस्तार, कि भारत में पर्वतीय क्षेत्र विस्तार क्या है। तो पर्वतीय क्षेत्र विस्तार की बात करें तो पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी चोटी लंबी हो और नुकीली चोटियां हो, उसे हम पर्वत कहेंगे। उसके बाद पहाड़ी जो इसी के नीचे छोटी छोटी होती हैं, उन्हें हम पहाड़ी कहेंगे। पठारी क्षेत्र क्या है? पठारी का ऊपर का जो भाग होता है वो समतल होता है, उसे पठारी क्षेत्र कहते हैं। मैदानी भाग जो पठार से भी नीचे वाले हैं, जहाँ पे हम कृषि ज्यादातर करते हैं और जहाँ पे रहते हैं लोग, ज्यादातर लोग, उसे हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र का बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र भारत में 10.7% है और पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है। इसके बाद पठारी 27.7% है। मैदानी भाग सबसे ज्यादा है, यानी 43%। कभी कभी प्रश्नों में पूछ लेता है कि भारत में मैदानी क्षेत्र कितना है, तो आप बताएंगे 43% लगभग है। इसके बाद हम भारत पे देख लेते हैं कि कर्क रेखा की बात करें तो 23.5 अंश एक मानक रेखा, जैसा कि आप पहले ही बताया कि मानक रेखा जो अक्षांश रेखा है, तो 23.5 अंश की जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है, तो यह मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अक्सर प्रश्न आता है कि कर्क रेखा पे कौन से राज्य हैं, कौन से राज्य नहीं हैं। तो इस तरह से आप मैप से देखेंगे तो बहुत बखूबी याद कर पाएंगे। वैसे कई ट्रिक भी है, जैसे मित्र पर गमछा झार, और भी कई ट्रिक हैं कि जिससे आप याद कर पाएंगे, लेकिन मैप से याद करें तो ये बेहतर याद रहेगा। आप सीधे सीधे इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए, पहला राज्य आपका पड़ेगा गुजरात। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य देख लेते हैं गुजरात, फिर आपका हो जाता है राजस्थान, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा इसी के बगल में छत्तीसगढ़, फिर झारखंड के बाद आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक लगा देंगे तब भी वो चीजें आ जाएंगी और उसे याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झार। फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा वाले राज्यों की बात करें तो 17 राज्य जो हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने का मतलब कि जो विदेशों से, जैसे कि अन्य राष्ट्रों से, जैसे नेपाल हो गया, नेपाल से सीमा, भूटान से, पाकिस्तान है इधर, चीन से, और इधर आपको म्यांमार है, तो इनसे जो सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से कितने राज्य हैं? तो इस तरह से 17 राज्य हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो तेल शोधनशालाओं की संख्या 22 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करा जाए तो उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही तेल शोधन है, वो है मथुरा में आपकी। यह भी बार बार पूछा जाता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि बड़े बंदरगाह कितने हैं। तो बड़े बंदरगाहों की बात करें तो भारत में बड़े बंदरगाह हैं जो, वो 13 बड़े बंदरगाह हैं। बंदरगाह की डिटेल वीडियो अगर देखना है तो ये डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या आई बटन से जाके देख सकते हैं।
या आप इस प्रवर क्लासेस के चैनल पे आप विस्तार पूर्वक देख सकते हैं कि उस पे एक डिटेल वीडियो है कि बंदरगाह किसे कहते हैं और कहाँ कहाँ स्थित है, उसे याद करने का जो तरीका है क्या, वो उसको पूरा डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। तो बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह की संख्या 13 है। जैसे गुजरात में कांडला बंदरगाह, फिर मुंबई में आपका हो जाएगा मुंबई है, तो मुंबई में आपका हो जाएगा मुंबई बंदरगाह यानी महाराष्ट्र है। फिर नया सेवा बंदरगाह, यह भी आपका महाराष्ट्र में। मरमा गोवा है आपका गोवा में। न्यू मंगलोर आपका हो जाएगा कर्नाटक में। कोच्चि हो जाएगा केरल में। तूतीकोरन तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। यानी कि यह 3 बंदरगाह जो है तमिलनाडु में। फिर आपका आंध्रा में हो जाता है विशाखापत्तनम बंदरगाह, फिर उड़ीसा में पारादीप और फिर पश्चिम बंगाल में कोलकाता। इस तरह से प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो प्रमुख बंदरगाह 13 बंदरगाह हैं, जो कि इस तरह से आप देख पाए। राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पशु बाघ है भारत का। राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो राष्ट्रीय विरासत पशु, ये भी बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, तो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। इसके बाद देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है भारत का। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ की बात करें तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जो कि सारनाथ वाराणसी के पास है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद राष्ट्रीय गान क्या है, तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। यह अपनाया कब गया था, तो यह अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसे लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। फिर इसके बाद राष्ट्रीय गीत की बात करें तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। यह भी अपनाई गई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे हैं। राजभाषा की बात करें, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। राजभाषा हिंदी है और जो जिसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य है, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद अशोक स्तंभ जो है सारनाथ वाला, उस पे भी लिखा है सत्यमेव जयते। फिर इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी की बात करें तो राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो 25 यानी 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। फिर इसके बाद जलीय जीव की बात करें तो गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है, इसे गंगा जलीय जीव या तमगा दिया गया। और राष्ट्रीय जलीय जीव का भी यह क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो गंगा डॉल्फिन है। इस तरह से हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिए। अब देख लेते हैं कि इससे बनने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, उनको हम समझ लेते हैं। पहला है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। जैसा कि आप देखे हैं कि भारत का लिंगानुपात क्या है, तो इसमें सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। 1013, 995 या 943। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 है, यानी कि सी वाला सही हो जाएगा इसका। भारत के लिंगानुपात की बात करें तो 943 यानी सी वाला इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो राष्ट्रगान किस वर्ष अपनाया गया, तो राष्ट्रगान किस वर्ष अपनाया गया, तो राष्ट्रगान की बात करें तो यह अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते रामायण से, महाभारत से या मुंडको उपनिषद से, तो यह लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी सी वाला इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। मानक समय रेखा जैसा कि आप ट्रिक से जानते होंगे, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो यह ट्रिक है। तो 5 राज्यों को मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नैनी प्रयागराज के पास से गुजरती है, लखनऊ के पास से नहीं गुजरती, ना वाराणसी से ना मेरठ से। फिर इसके बाद यह प्रश्न आ जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। भारत का अक्षांशीय विस्तार यह देख पा रहे होंगे, अक्षांशीय विस्तार जो ये रेखाएं अक्षांशीय और जो ऊपर से नीचे आ रही है ये है देशांतरी रेखाएं। तो अक्षांशीय विस्तार जो भारत का है वो है 8 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का विरासत पशु कौन सा है। तो जैसे आपको याद ही होगा, भारत का विरासत पशु जो है वो है हाथी, ये बी वाला सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर, यानी सी वाला सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो इसे याद ही होगा, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है।
इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं है? तो कर्क रेखा पर कौन सा राज्य नहीं? 8 राज्य हैं। तो इसमें देख लेते हैं, गुजरात जो कि है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, मणिपुर नहीं है। यहाँ पे अगर मिजोरम होता तो मिजोरम होता है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो डी वाला है, यहाँ मणिपुर नहीं है। के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है पूरे विश्व में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कहा जाए तो भारत का स्थान 7वां है, इसका सी वाला ऑप्शन। इस तरह से हम सारे प्रश्नों को भी देख पाए। आशा करते हैं कि बेहतर समझ आपको डेवलप हो पाई होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।